नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे जो दोस्त बिहार यह स्टेट होने वाला है, जो आप सभी जानते हैं मार्च के महीने में इसका पेपर होगा। हम सभी उसके शिक्षण कला पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम शिक्षण कला की साथ ही बात करें तो आप सभी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिसका नाम आप जानते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। इस तरीके का सिलेबस दिया गया है कि आर्ट ऑफ टीचिंग से आप सभी से 30 प्रश्न आएंगे जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। साथ दोस्तों, हम सभी दोस्त बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। आरटी 2009 पर, अधिगम पर, शिक्षण पर, ये सभी चैप्टर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, तो बहुत बेहतरीन, क्योंकि एनसीएफ 2005, आरटीई की बात करें 2009, हम सभी एनएपी सभी पर सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखने का प्रयास करेंगे साथी, क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। पहले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें साथी, तो दिया गया है कि एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। नियमित विद्यालय या विशिष्ट विद्यालय या समावेशी विद्यालय या एकीकृत विद्यालय। दोस्तों, इसमें से जो आपसे कह रहा है वह साथी कह रहा है कि बच्चे को दिखाई देने में, कुछ वस्तु को दिखाई देने में दिक्कत की बात है। अच्छा, उसको एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में उसको जो है आप करेंगे, मतलब उसका दाखिला करवाएंगे। दोस्तों देखिए, बच्चे को पूरी तरीके से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ हद तक तो बच्चे को दिखाई दे रहा है साथी। जब कुछ हद तक बच्चे को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसके आधार पर बच्चे को समावेशी क्लासरूम में उसको व्यवस्था करेंगे, उसका इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से हम उसे दाखिला दिलवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वही चीजें इधर से टाइप हो चुकी हैं, तो कोई बात नहीं है। आपका जो राइट आंसर बनेगा वह समावेशी शिक्षा ही बनेगा। आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलेंगे। आगे बात किया जाए सेकंड नंबर प्रश्न की, करें एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, करा समावेशी या करा एकीकृत या करा विशेष या नियमित। दोस्तों, एनसीएफ 2005 की अगर हम चर्चा करते हैं तो यह कहता है एनसीएफ 2005 कि जो बच्चों को शिक्षा पद्धति हो, मतलब शिक्षण प्रणाली की बात करता है, वह करता है भाई साहब कि बच्चे को समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम जो है शिक्षा देंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहां पर सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चे क्या हों, सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करें और बिना भेदभाव के। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं समान और विशिष्ट दोनों एक साथ जो शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तो उनसे हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों, आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। क्या होगा, इंक्लूसिव। आपका ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर बनेगा। क्या साथी बनेगा, आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम चर्चा करें दोस्तों, अगर नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें, आगे थर्ड नंबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सभी के सामने है, करा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना, जिसके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके या मूल्यों की शिक्षा दी जा सके या नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या अगर हम 3 नंबर की चर्चा करें दोस्तों, 2005 में भारत की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं को मानना, मतलब जो भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है उसको मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान, ये सभी जो बढ़ाए गए हैं, इसका क्या उद्देश्य होगा, इसका वृद्धि, न्याय और शांति में जो है वृद्धि हो, इसको सुझाया गया ताकि किस प्रकार की चीजें हो सके। दोस्तों, प्रश्न संख्या आप सभी के सामने थर्ड नंबर बहुत ही अच्छा है और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। इसमें से दोस्तों बताएंगे कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों, क्योंकि दोस्त जो आप सभी के सामने दोस्त जो प्रश्न दिख रहा है, आप सभी के सामने प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न संख्या 3 अगर हम चर्चा कर लें तो प्रश्न संख्या 3 में अगर हम बात करते हैं साथी,
तो आपका इसमें से सीधा सा बन जाएगा ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या इसमें से बी बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या बी आपका राइट होगा। क्यों, क्योंकि साथ ही यह मूल्यों की बात की गई है, मूल्यों की शिक्षा की देने की बात की गई है। क्योंकि हमारे मूल्य हैं, हमारे जीवन का ये मूल्य है कि ऐसा काम करना चाहिए, अपने जो धार्मिक संस्कृतियों विविधताओं को मानना, साथ ही साथ स्त्रियों के प्रति सम्मान करना, ये सभी जो है आपके मूल्य की शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। और आपका थर्ड का जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, कर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। कर भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। करा कि या बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित देगा, या इनमें से सभी साथी। कर एनसीएफ जो 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, या करे बहुभाषा को क्यों महत्व दिया गया, क्योंकि दोस्तों यह एक अच्छा तरीका होगा जिसमें बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। बच्चा सोचेगा कि हमारी विविधता, हमारी जो सारी चीज़ों का हमारा सम्मान हो रहा है, जिसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों। बी में करा है जो भाषागत की पृष्ठभूमि है, भाषागत की वजह से कहीं बच्चा पिछड़ ना जाए, इसको भी महत्व देने के लिए बहुभाषा को प्रेफरेंस दिया गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं करा है कि बच्चे के कॉन्फिडेंस भी बढ़ पाए, इसके लिए भी जो है यह बहुभाषा को समर्थन दिया गया है। इसीलिए साथी आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका डी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, डी ऑप्शन पूरी तरीके से आपका इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 5 नंबर। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे और आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रश्न संख्या अगर हम 5 नंबर की चर्चा करें साथी, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठचर्या की रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। करा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। करा नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, या फिर करा शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या फिर करा शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न अगर हम देखें, आप सभी ने बीएड या बीटीसी किया होगा साथी। अगर हम साथी बात करें, क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं जो ये स्टेट के लिए आप सभी पढ़ रहे हैं, बिहार के सभी बच्चे बीएड किए होंगे, तो वहाँ पर बीएड में आप सभी के एक पाठ रहा होगा शांति शिक्षा पढ़ाया जाता है दोस्तों। उसमें से कह रहा है कि जो या अनुशंसा की गई है बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो अनुशंसा की गई एनसीएफ 2005 में, या रूपरेखा को किसे सूचीबद्ध करता है, क्यों दिया गया, क्योंकि इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए दोस्तों। इसे क्या किया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, इसीलिए दोस्तों इसकी अनुशंसा की गई, इसको बढ़ावा दिया गया है कि भाई साहब, क्योंकि इसको सूचीबद्ध इस वजह से किया गया है क्योंकि इसे सिलेबस में क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं साथी। तो देखा महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी, तो दोस्त या तो सेकेंडरी बात हो गया, जब आप शांति शिक्षा को इकट्ठा कर लेंगे, जब शांति शिक्षा को आप सिलेबस में रख लेंगे तो फिर चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें दोस्त, प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, ज्ञान का विकास किया जाए, या शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाए, या फिर करेक्ट शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर जाए, या इनमें से कोई नहीं। कहा दोस्तों एनसीएफ 2005 में क्या बातचीत की गई है, ऐसा आपसे पूछ रहा है रूपरेखा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जी। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक साथी देखेंगे और फिर बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। दोस्तों आप जानते हैं एनसीएफ 2005 में कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि आपका राइट आंसर बनेगा। अच्छा प्रश्न है दोस्त, ध्यान देंगे, इसमें से क्या होगा आपका राइट आंसर जी। राइट आंसर क्या दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात किया जाए, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बनना चाहिए। यहाँ पर क्या बनना चाहिए, बी ऑप्शन बनना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों क्या बनना चाहिए, यहाँ पर बी ऑप्शन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए दोस्तों, विद्यार्थी से अध्यापक केंद्रित,
विद्यार्थी से अध्यापक केंद्रित कोर्स। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन बनना चाहिए था, यहाँ पर सी ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बनना चाहिए था, बी ऑप्शन। ये आपका नहीं होगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपका नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चर्चा कर लें साथी, तो आपका ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर दोस्तों बात करें, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बन जाना चाहिए था, बी ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन बन जाइए। देखते हैं, सुधार देते हैं ऑप्शन को, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। अगर हम बात करें, अगर हम साथी बात करें, यहाँ पर आपका होना चाहिए था, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन, यहाँ डी ऑप्शन। ध्यान देंगे साथी, अगर हम बात करें इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, इसमें से क्या ऑप्शन बनना चाहिए, तो बातचीत की है, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित और पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं, इसकी बात की गई है। मतलब ज्ञान के विकास के लिए, शिक्षण के लिए, ज्ञान के विकास किए जाएं, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं, इसकी बात की गई है। अगर बी में करें शैक्षणिक केंद्र से विषय केंद्र की ओर होने पर, तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन आपका, इससे बी का गलत होगा। सी भी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित ओर, कभी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर अध्यापक से विद्यार्थी होना चाहिए था, उल्टा लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है दोस्तों। क्या साथी लिखा गया है, आपका उल्टा लिखा गया, ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, उल्टा लिखा गया है। अगर हम दोस्त बात करें, यहाँ पर डी में करा इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन संख्या आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या दोस्तों बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका ए बन जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथी, नेक्स्ट प्रश्न पर चले। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ध्यानपूर्वक दोस्त बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बात किया जाए, प्रश्न संख्या 7 नंबर पर, प्रश्न संख्या 7 नंबर पर बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। साथ ही इसमें से क्या होगा दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम 7 नंबर की चर्चा करें कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व क्या दिया गया है, अधिक महत्व जो है क्या दिया गया है, ऐसा आपसे पूछ रहा है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। देखिए दोस्तों, का भौतिक साधनों की, दोस्तों क्या इसका जो गुणवत्ता आयाम का मतलब होता है, जो 2005 एनसीएफ में गुणवत्ता आयाम दिया गया है, या भौतिक संसाधनों से मतलब है, नहीं साथी। करा शिक्षित एवं अप्रेरित अध्यापकों को, इसका भी इसका रोल नहीं है दोस्तों। या बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को दोस्तों, या फिर आपके बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इस दोस्तों या तो आपका यहाँ पर सिर्फ एक बालकों के ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव सिर्फ नहीं मिल रहा था, बालकों के संरचित अनुभव को एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो राइट आंसर इसमें से डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन आपका इंक्लूड हो जा रहा है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जा रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है। इसीलिए साथ ही आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका इसमें से डी बन जाएगा, 7 का। 8 नंबर में करा, इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं एनसीएफ 2005 में अगर हम चर्चा कर लेते हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। कितने हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। करा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, या पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, या अगर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या फिर अगर बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसमें से करा कौन सा नहीं होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे इसमें से निगेटिव वाला पूछ रहा है। साथ ही कौन सा इसमें से गलत होगा, ऐसा आपको ढूंढना है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, या तो जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, उसमें इंक्लूड है पढ़ाई को रटन पद्धति से मुक्त करना। एकदम सही है, पढ़ाई को रटन पद्धति वाला अपनाना नहीं है, उससे मुक्त करना है, यह भी सही है दोस्तों। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यही दोस्तों आपका नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा इस तरीके की बात नहीं करता है। उसमें बात किया जाए, अगर हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की अगर हम चर्चा कर लें, तो त्रिभाषा फार्मूला जो अपनाता है। त्रिभाषा फार्मूला का मतलब है दोस्तों, कहीं ना कहीं 3 भाषा में
त्रिभाषा फार्मूला को इंक्लूड करता है दोस्तों। तो प्राथमिक भाषा में उसकी मातृभाषा पर बात करता है, लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन संख्या आपका सी इसमें से सही हो जाएगा। बच्चे की चौमुखी विकास को अवसर उपलब्ध कराना, या तो दोस्त आपका पॉजिटिव होगा या तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से नहीं पूछ रहा था, तो नहीं का आपका जो बनेगा ऑप्शन संख्या इसमें से सी ऑप्शन बन जाएगा। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, प्रश्न संख्या 9 नंबर की हम चर्चा कर लेते हैं। कह कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संतुतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा इसमें से कथन ऐसा है जो गलत है, ऐसा आपसे पूछ रहा है दोस्तों। कह रहा विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, या ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, या राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, या परीक्षाओं में लचीलापन। दोस्तों कह रहा कि इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा अगर 2005 की बात करें, इनमें से किसको जो है सत्य नहीं, संतुतियों की अगर बात की जाए, कौन एनसीएफ 2005 में नहीं दिया गया दोस्तों। तो आपका विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, यही चीजें गलत हैं और यही चीजें आपका राइट होगा। देखिए दोस्तों, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, या तो आपका पॉजिटिव बनेगा, जो ज्ञान है आपका नॉलेज आपको दिया जाए वह सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित ना रह जाए, उसका जो आपका ज्ञान हो वह आपके बाहरी जीवन, आपके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या तो दोस्त आपका पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम राष्ट्र की प्रजातांत्रिक मूल्यों की सम्मान की चर्चा कर लेते हैं, तो सही है दोस्तों, जो राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्य है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, यह भी सही है। परीक्षाओं में लचीलापन, जो एग्जाम में क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, इसका भी महत्व है। लेकिन दोस्त सही नहीं कौन सा नहीं है, वो ऑप्शन संख्या आपका ए बन जाएगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर की चर्चा करें, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत करा कि परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। करा खुली पुस्तक परीक्षा को, या सतत या निरंतर बोल सकते हैं, या कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को, या करा सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, या इनमें से सभी। दोस्तों करा कि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की कह रहा कि अंतर्गत परीक्षा सुधार में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया। तो खुली पुस्तक परीक्षा की बात की गई है, किस खुली पुस्तक परीक्षा की सुधार की गई है, या तो सही है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई है, या तो दोस्तों यह भी सही है। सी में करा सामूहिक कार्य मूल्यांकन, एकदम साथी, इसलिए साथी आपका क्या बन जाएगा, जब हमारा ए बी सी तीनों सही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ऑप्शन में इनमें से सभी दिया गया है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो 10 नंबर की अगर हम चर्चा करें साथी, तो आपका ऑप्शन संख्या जो होगा डी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें से आपका दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न अगर साथी बात करते हैं कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। जी दोस्त एकदम बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 नंबर की। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत आधारभूत सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल नहीं है, कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। ऐसा कौन सा इसमें से हो जाएगा। अगर अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान ना करना, या पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, या अगर ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो करा कि कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, कौन सा आधारभूत सिद्धांत में एनसीएफ 2005 के जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हैं उसमें कौन सा इसमें से शामिल नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया था साथी, मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था दोस्तों, कहीं ना कहीं आपसे मैंने बताया था 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। तो दोस्त आपका क्या इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना दोस्तों, तो दोस्तों आप जानते हैं बाह्य परीक्षाओं की बात नहीं करता है, एनसीएफ 2005 बाह्य परीक्षाओं की बात नहीं करता है, इसीलिए दोस्त आपका राइट आंसर बन जाएगा ये, क्योंकि हमसे नहीं पूछा। रटने को महत्व प्रदान ना करना एकदम सही, रटन पद्धति को आपको अपनाना नहीं है। पुस्तकों को इतर ज्ञान प्राप्त करना, मतलब पुस्तकों के इतर मतलब पुस्तकों खाली पुस्तकीय ज्ञान आपके पास ना रहे, आपके पास कॉन्सेप्चुअल आया, आपके पास व्यवहारिक ज्ञान रहे, आपके पास जो व्यवहार में कहीं ना कहीं ज्ञान दिखे। क्या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना दोस्तों, एकदम ज्ञान को जो आपके जो रियल लाइफ है उससे जोड़कर सिखाने का प्रयास करने की बात एनसीएफ 2005 करता है। लेकिन आपसे पूछा था गलत, तो गलत होगा 11 का ए ऑप्शन। जब ए ऑप्शन गलत है तो हमारा वही राइट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर के लिए, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा लग रहा। फिर से प्रश्न रिपीट हो गया क्या दोस्तों? अगर विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, अगर ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, या परीक्षाओं में लचीलापन। दोस्तों तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों को क्या करना है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना है। आपका राइट आंसर बनेगा 12 का आपका ए ऑप्शन। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना सही है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का रिस्पेक्ट करना यह भी साथी। और आपसे बात करें परीक्षाओं में जो एग्जाम में लचीलापन, यह भी आपका राइट बन जाएगा दोस्तों, एकदम आपका यह भी दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों फिर से जी एकदम आपका दोस्त बात करें, वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ लग रहा है दोस्तों एकदम, तो आपका इसमें से भी क्या होगा, इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। अगर दोस्त प्रश्न संख्या 14 नंबर की बात करें, जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षा दिए जाते हैं, जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षा दिए जाते हैं तो इसे जाना जाता है सांसारिक आकलन से, या नैदानिक आकलन से, या अंतरिम आकलन को, या रचनात्मक आकलन को। जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षा होता है तो फिर हम किस नाम से उसे जानते हैं? जी दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। आपका यह अच्छा प्रश्न बन सकता है, यह प्रश्न क्या बन सकता है, अच्छा दोस्तों प्रश्न बन सकता है। इसके लिए बताने का प्रयास करेंगे कि आपका राइट आंसर बन सकता है, अच्छा प्रश्न है। कह कि जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षा होता है तो हम उसे क्या इस नाम से जानते हैं? किस नाम से दोस्तों जानते हैं, किस नाम से हम जानते हैं सेमेस्टर के अंत में? देखिए दोस्तों, इसे हम दोस्तों बोलेंगे एक समरी, जो है समरी एक बोल सकते हैं, असेसमेंट के नाम से जानते हैं। नैदानिक का मतलब दोस्तों है आपके रुचियों को पहचाना, आपकी कमियों को पहचानना। अंतरिम होता है दोस्तों जब आपके लास्ट में हो, लास्ट में एकदम आकलन हो। और रचनात्मक होता है आपका पूरी तरीके से क्रिएटिविटी वाला आकलन करने की बात करें तो रचनात्मक तो आपका उसमें टोटल आ जाएगा। लेकिन आपके कार्य जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण किए जाते हैं तो उससे बोलते हैं सांसारिक आकलन। दोस्तों प्रश्न संख्या आपके सामने 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन पद्धति विद्यार्थियों को सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगा? कौन सा सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करने वाला है? जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, या जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक संबंध पर बल दिया जाता है, या फिर जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, या फिर जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारण होता है। दोस्तों कह कि सर्वोत्तम करा कि क्षमता कब पोषित होगा, किस ऑप्शन में होगा? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक साथी देखिएगा और बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा प्रश्न है, आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। जी दोस्तों इसमें से आपका क्या राइट आंसर बन सकता है? अगर हम दोस्त का रहा है यहाँ पर देखिए सर्वाधिक कर जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता। दोस्तों दोहराने की बात तो आपका एनसीएफ 2005 तो विरोध करता है, साथ ही साथ कर बहुविकल्पी प्रश्नों को तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न की बात नहीं होगी। दोस्तों सर्वोत्तम इसमें आकलन नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों आप जानते हैं अगर हम बहुविकल्पी प्रश्न आपको हम देंगे तो फिर आप ऐसा चाहे आप एक ही सेंटेंस में उसका जवाब दे देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप में कितना क्रिएटिविटी है, कितना आप में रचनात्मकता है? तो या तो नहीं बन पाएगा ये ऑप्शन। बी में एक साथी कह रहा है जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता की भी सकारात्मक संबंध बल दिया जाता है। तो अंकों की बात दोस्तों परीक्षा के अंक की बात यहाँ पर नहीं होगी। अच्छा परीक्षा के अंक से हमसे क्या लेना देना है? हमें सर्वोत्तम आकलन करना कि आपके पास क्षमता क्या है। जब संकल्पनात्मक का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल जो चेंजेज है आप में परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों द्वारा आकलित किया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बनेगा ऑप्शन संख्या सी। डी में करा है यहाँ पर कर अंक और स्थान सफलता एकमात्र निर्धारण है। दोस्तों एकमात्र आने से आपका निगेटिव बन गया तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या आपका इसमें से सी, इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। क्या 15 नंबर प्रश्न के लिए आपका सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम 16 नंबर की बात करें, सतत
एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है किस पर जो फोकस करता है? कर बोर्ड परीक्षाओं की आकलन की अनावश्यकता पर, या फिर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण पर, या सीखने को किस प्रकार से अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर? दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? प्रश्न संख्या अगर हम 16 नंबर की चर्चा करें तो क्या इसमें से राइट आंसर बन जाएगा? किस पर जोड़ देता है? अच्छा प्रश्न है साथी, कौन सा आपका इसमें से राइट आंसर बनेगा? कर बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर दोस्तों नहीं, इस पर बल की कोई मतलब नहीं, इस पर बल बोर्ड परीक्षाओं का अपने आप से गलत होगा। यहाँ पर करा कि सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण, दोस्तों व्यापक किसी तरह की व्यापक स्केल पर नहीं साथी, या नहीं सीखने के लिए किस प्रकार से अवलोकित, यहाँ पर देखिए अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पर फोकस पड़ेगा। और दोस्त आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर। डी में करा है कि शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, परीक्षाओं के लिए दोस्तों नहीं, अगर हम पढ़ाते चलेंगे तो अपने आप परीक्षाओं में आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। तो आपका 16 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर के लिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? कर विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, या फिर करा कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या अगर प्रतिपुष्टि जिसे बोलते हैं फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा आकलन को उपयोगी और रोचक कह रहा है प्रक्रिया बनाने के लिए, जो असेसमेंट को कहीं ना कहीं किसके लिए करा उपयोगी, यूजफुल और कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टेड प्रोसेस बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आप जानते हैं इसका क्या आपका राइट आंसर होगा? बहुत कठिन प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी उपाधि, दोस्तों कभी नहीं हमें देना है बच्चों को बुद्धिमान और औसत, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो समावेशी शिक्षा कानून होगा, बच्चे की वैयक्तिक भिन्नता कानून होगा। दोस्तों अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना पैदा होगा। तो इसका मतलब कभी नहीं हमें क्या करना है? औसत और या इस तरीके की उपाधि नहीं देना है, या बुद्धिमान जैसा। तो दोस्तों सीधा सा बनेगा बी ऑप्शन। कैसे? शैक्षिक और शैक्षिक, जो शैक्षिक क्षेत्र है जो पढ़ाई लिखाई का है, और साथ ही साथ जो शैक्षणिक क्षेत्र है विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना और कई तरीकों का उसका इस्तेमाल करना, आपका राइट आंसर बी बनेगा। यहाँ पर करें तकनीकी भाषा का प्रयोग करना फीडबैक के लिए, कभी नहीं दोस्तों आपका बनेगा अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। तो तुलना अपने आप से निगेटिव है, क्योंकि तुलना आप करेंगे तो व्यक्ति भिन्नता होगा हनन। तो करेक्ट ऑप्शन सीधा सा 17 नंबर के लिए साथी बनेगा ऑप्शन संख्या आपका बी, इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 18 नंबर की अगर हम चर्चा करें, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या सबसे उचित होगा? करा पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, करा कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपने वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? साथी देखिए आपके सामने कह रहा है कि इससे विकलांगता वाला बच्चा है कोई, ठीक है, कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, आप उसके लिए क्या कहना सबसे आपके उचित पड़ेगा? आपके क्लास में अगर हम बात करें, आपके क्लास में साथी क्या है? बच्चे विकलांग है, शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो आप किस भाषा का इस्तेमाल सबसे अच्छा तरीके से आप कर सकते हैं? कौन सा इस्तेमाल आप भाषा करें जो आपके लिए, आपकी क्लास के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छी भाषा लगे, कहीं ना लगे कि बच्चों के बीच हम जो एक तरीके से भाषा जो उपयोगी ना होकर अनुपयोगी बातें कर रहे हैं। दोस्तों कहीं ना पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करें, तो आप कहीं ना कहीं एक पोलियोग्रस्त वाली भाषा इस्तेमाल कर लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के बीच आप पोलियोग्रस्त और इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए या शिक्षक के तौर पर शोभा माननीय है, आप ऐसा नहीं कर सकते साथी।
साथी। अगर पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए समवयस्क साथियों को सहायता नहीं दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, जब आप पहिया कुर्सी करें इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने एक समूह के बच्चों को आप टारगेट कर रहे हैं पहिया कुर्सी का करके, गलत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए शारीरिक रूप से आप ऐसा करिए कि दोस्तों उसमें आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो शारीरिक रूप से दिव्यांग दिक्कत में हैं, तो जो होगा अपने आप चीजें कर लेगा। तो देखिए बोलेंगे, जब आप बोलेंगे शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं वह कक्षा में कोई वैकल्पिक विधि करें, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको लगेगा जिसको दिक्कत महसूस होगी वह अपनी क्लास में बैठ करके कोई वैकल्पिक जो है गतिविधि या एक्टिविटीज कर देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी बच्ची को, तो सीधा सा मतलब आने का ऑप्शन संख्या सी। डी में करा कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपने बैसाखियों का प्रयोग करें। तो जो बैसाखी आपका शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि मोहन को आप टारगेट कर रहे हैं और बैसाखी का तनी दिव्यांगता को दिखाने की कोशिश करें। ऐसा करने से टारगेट हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन में कहीं नहीं टारगेट हो रहा है, किसी बच्चे को हम नहीं कर रहे हैं, पार्टिकुलर किसी बच्चे को हम टारगेट करके नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उन बच्चों को कोई वैकल्पिक गतिविधि क्लास में कर सकते हैं। तो 18 का सी ऑप्शन साथी बन जाएगा। 19 नंबर के लिए करा एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। करा स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, अगर इस तत्व को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगर इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करने चाहिए। अगर ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। दोस्तों आपसे कहा कि जब एकल अभिभावक वाला हो, मतलब एकल अभिभावक का चर्चा सोच बात करते हैं जैसे ही होता है एकल अभिभावक का चर्चा अगर हम करें तो जिसमें जिसके माता पिता जो जानते हैं, जो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे अनाथ होते हैं, कोई ना कोई उनका कोई गार्जियन होता है, कोई अपना गोद लिया रहता है, उसको हम बोलते हैं एकल विद्यार्थी। एकल अभिभावक मतलब जिसके माता पिता सिर्फ मतलब एक ही कोई हो, उसमें मतलब माता पिता के अलावा मतलब कह सकते हैं कोई एक जो गार्जियन के तौर पर कोई हो, माता पिता ना हो, एकल अभिभावक तभी होगा दोस्तों। तो कहा कि अगर एकल अभिभावक वाला बच्चा है तो पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराने चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए। ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना है। क्या दोस्तों करना है, इस प्रकार के बच्चों को साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं किसी प्रकार की भिन्न व्यवहार नहीं करना, क्योंकि आपको देखिए ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं जिस दुनिया में जिसके माता पिता नहीं है, तो इस तरीके शिक्षक के तौर पर आपको शोभा नहीं देगा कि आप टारगेट करिए कि भैया उनको इस अलग तरीके का कोई एक्टिविटीज कीजिए या गृह कार्य कम दीजिए। गृह कार्य क्यों कम देंगे भैया, उनको आप जैसा सब बच्चों को दे रहे हैं वैसे आप उनको बच्चों को दे दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी गलत है, डी भी गलत है और सी भी गलत है। स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों स्थिर और एक रूप वातावरण क्यों उपलब्ध करेंगे, एक रूप वातावरण क्योंकि व्यक्ति बनता है, तो इस तरीके से हम एक रूप नहीं कर सकते। साथ ही इस तत्व को अनदेखा करेंगे, आप नजरअंदाज करेंगे कि भाई चल ठीक है एकल है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें क्या दिक्कत है, एकल हो सकता है। आप अनदेखा करेंगे और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करेंगे। और राइट आंसर सही है कि आप जैसे हर बच्चे को क्लास में देख रहे हैं उसी प्रकार से उस बच्चे का भी हम क्या करेंगे, उस बच्चे का भी सहयोग करेंगे, उस बच्चे के साथ भी क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बी ऑप्शन इसमें से बन जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें से बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चर्चा करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चर्चा करेंगे 20 नंबर के लिए। 20 नंबर की अगर हम चर्चा करें जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक निर्योग्य बच्चा पहली बार अगर क्लास में आए तो अध्यापक को क्या करना है। बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए या सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी होगा सभी बच्चे चाहे किसी प्रकार के समावेशी क्लासरूम में क्या होगा, समावेशी क्लासरूम का सीधा सा मतलब होता है चाहे वहां समावेशी शिक्षक, समावेशी का मतलब होता है सीधा सा सामान्य प्लस विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट दोनों की चर्चा होती है। विशिष्ट के अंतर्गत कोई भी बच्चा हो सभी को हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और समावेशी शिक्षा आप जानते हैं जो आपका आरटी इसका समर्थन करता है। तो दोस्तों कह रहा है कि
कि नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजना, तो किसी बच्चे को विशेष विद्यालय में नहीं भेजेंगे दोस्तों, कभी नहीं हो सकता है। अगर अन्य विद्यार्थियों से अलग रखेंगे तो कभी नहीं होगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करेंगे, आपका सी ऑप्शन बनेगा। प्रवेश परीक्षा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। डी ऑप्शन भी क्या होगा, अपने आप से गलत हो जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर हम 20 नंबर की चर्चा करते हैं, 21 नंबर की चर्चा करें दोस्तों, आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है। करें कि एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवधारणात्मक प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या कहती है। कर विद्यार्थी को स्मृतियों की को मंथन गति को जागृत कर रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है या छात्रों को करा रही है कर रही है दोस्तों। कर छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण करा रही है, या फिर आकर छात्रों की उपलब्धि की मूल्यांकन हेतु शिक्षा के विकास शीर्षकों के विकास का प्रयास करा रही है दोस्तों। क्या आपका इसमें से राइट आंसर बनेगा, ये दोस्त बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर बन सकता है। ये प्रयास करेंगे आप सभी दोस्त बताने का क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। क्या दोस्त इसमें से आपका राइट आंसर बन सकता है, अच्छा प्रश्न है। प्रयास करेंगे दोस्तों बताने का इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा। जी दोस्तों इसमें से क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर करा कि एक अध्यापक या अध्यापिका इसीलिए करा रही या करा रहा है या करा रही है, इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों के किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक का मतलब होता है समझ वाला, अवबोध का मतलब होता है समझ दोस्तों, प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल मैप्ड। तो कॉन्सेप्चुअल मैप की बात कर रहा है, का निर्माण करने के लिए कहना या कहता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कर स्मृतियों के मंथन गति को जागृत कर रहा है दोस्तों, कभी नहीं दोस्तों इसके लिए नहीं कर रहा है। वह रचनात्मक आकलन कर रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे के जो आपके फॉर्मेटिव जो है तरीके से असेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, आपका बी ऑप्शन बनेगा। छात्रों के मुख्य बिंदुओं का साल लेखन की क्षमता का परीक्षण करा, इसकी बात नहीं करा दोस्तों। कहीं ना कहीं बच्चों में रचनात्मक आकलन को बढ़ाने की बात करने की कोशिश कर रहा है। छात्रों की उपलब्धि की मूल्यांकन हेतु दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, न सी बनेगा न डी बनेगा। ऑप्शन संख्या आपका बी इसमें से राइट आंसर बन जाएगा, 21 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें 22 नंबर की, सीखने के लिए आकलन। देखिए दोस्तों सीखने के लिए आकलन की बात करें तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था, जब आपका पूर्व में हो जाए, मतलब पहले हो जाए, पढ़ाए ना रहे आप, उसके पहले आप आकलन कर लें। तो पूर्व में जब आकलन हो जाए, करा अवहेड़ा को बढ़ावा देता है, करा अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, या ग्रेड्स को पूरी तरीके से महत्व देने पर बल दिया जाता है, या विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है दोस्तों। सीखने के लिए आकलन क्यों होता है, बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए साथ ही बताएंगे इसका क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या आपका राइट आंसर बन जाएगा, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा राइट ऑप्शन। सीखने के लिए आकलन क्यों होता है, प्रेरणा मोटिवेट को बढ़ाने के लिए या अलग करने के लिए रैंक देने, अलग करने के लिए रैंक देने के लिए कभी नहीं होगा। रैंक देना क्योंकि आप जानते हैं एनसीएफ है, और कहीं ना कहीं अलग करना आपका समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा। ग्रेड्स की पूरी तरीके से महत्व बल देना नहीं दोस्तों, विशिष्ट होता और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो दोस्तों अपने आप में नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं बच्चों के बीच मोटिवेशन को बढ़ाना, कहीं ना कहीं बच्चे को प्रमोट करना, मोटिवेशन को प्रमोट करने के लिए की जाती है सीखने के आकलन। तो कहीं ना कहीं बच्चे के पूर्व में अगर आकलन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के भीतर या मोटिवेशन हो जाता है, भीतर मोटिवेट हो जाता है बच्चा, और अच्छे से सीखने का प्रयास करता है। बच्चों को लगने लगता है हाँ वाकई में क्षमता है, तो मोटिवेट करने के लिए ऐसा काम किया जाता है। आपका 22 का ए ऑप्शन बनने का। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, कौन सा रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलत पूछ रहा है। अगर खुले अंत वाले प्रश्न, अगर परियोजना या अगर अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना दोस्तों, कौन सा रचनात्मक आकलन कार्य नहीं दोस्तों, खुले अंत वाले प्रश्न आपका सही होगा दोस्तों, क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा है कौन सा इसमें से नॉट, कौन सा नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। अच्छा जब नहीं पूछ रहा साथी तो खुले अंत वाले प्रश्न सही है, ये तो आपका रचनात्मकता की बात करते हैं।
कहीं ना कहीं परियोजना प्रोजेक्ट भी करता है, अवलोकन भी करता है, लेकिन विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना यह आपके रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आएगा, और इसीलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन इसमें से बन जाएगा। 23 नंबर के लिए जो बनेगा वह डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट बनेगा। अच्छा 24 नंबर की बात करें दोस्तों, करा आकलन। आकलन क्या दोस्तों, करा आकलन की बात कर रहा है। का आकलन बच्चों को लेबल या नाम देने, बच्चों को लेबल या नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, या बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए होता है, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है दोस्तों। अच्छा आकलन का आप मीनिंग क्या जानते हैं जो दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, वाकई में एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कह रहा वर्गीकृत करने, क्या आकलन का काम होता है वर्गीकृत करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, बच्चे के जो लेवल है बच्चे के लेवल को क्लासिफिकेशन करना है, नाम देना है कि भैया आप विशिष्ट, आप बच्चे बुद्धिमान हो, आप मूढ़ बच्चा हो, इस तरीके से वर्गीकृत करने के लिए दोस्तों होता आकलन, कभी नहीं। अगर ऐसा करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपका समावेशी शिक्षा का हनन बन जाएगा, और उसको समावेशी शिक्षा का हनन करना नहीं है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाना, कभी कंपटीशन की भावना जागृत करना कभी साथी नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपको ऐसा बात कंपटीशन को क्लास में नहीं बढ़ाना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए अगर प्रेशर में आप टेंशन में बच्चे दे रहे हैं, दबाव में प्रेशर में कर रहे हैं, तो बच्चा और नहीं सीख सकता है। देखिए दोस्तों, आप जब स्वतंत्र होते हैं तभी और बेहतर सीखते हैं। कभी आप या हम कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो प्रेशर या टेंशन में सीख पाया हो, नहीं सीख सकता दोस्तों। सीखने के सुधार का एक तरीका आकलन क्या होता है, आकलन से दोस्तों होता है कि आपके सुधार करने का प्रयास होता है। देखिए जब आपका आकलन होगा तो आप में जो कमियां आएंगी उस कमियों को सुधारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीखने में सुधार का एक तरीका है, और इसका अपना राइट आंसर होगा 24 नंबर का आपका डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर होगा। तो इज ए वे ऑफ इम्प्रूविंग लर्निंग, मतलब सीखने में सुधार करने का एक तरीका है दोस्तों। आपका 24 नंबर का डी ऑप्शन बन जाएगा। 25 नंबर में करा दोस्तों, करा कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आकलन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, कौन सा इसमें से सही बन जाएगा। करा आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों में तुलनात्मक मूल्यांकन हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। फिर फोर्थ में करा आकलन तब तक है उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार ना हो। तो ऑप्शन में करा पहला दूसरा, करा दूसरा तीसरा, करा दूसरा चौथा और पहला तीसरा। क्या साथी राइट आंसर होगा? प्रश्न संख्या 25 नंबर बेहतरीन प्रश्न है साथी, और आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टपकते हैं और अवश्य टपकेंगे फिर से। आप अगर हम प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है, आपको अच्छे तरीके से साथी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। आकलन के विषय में कौन सा सही होगा, कौन सा इसमें से आकलन के परिप्रेक्ष्य में सही है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलती है कि वे अपने शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। एकदम सही है कि बच्चे में क्या कमी है। आकलन का उद्देश्य होता साथी मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या और चेंजेस हो सकता है, मुझ में और क्या सुधार हो सकता है, उसका क्या किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। देख सकते हैं, तदनुसार शिक्षक उसको हम मेंटेन करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट सही है पहला। आकलन तभी समझ जब विद्यार्थियों में तुलनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों तुलनात्मक मूल्यांकन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्ति भिन्नता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत होगा। आकलन केवल तभी स्मरण शक्ति का नहीं, वेधन। एकदम सही है दोस्तों, केवल हम आकलन बच्चे की स्मरण शक्ति का नहीं करते हैं, उसके साथ साथ बोधन और अनुप्रयोग का भी होता है, उसके समझ का, उसके प्रयोग का भी दोस्तों एकदम होता है। सी ऑप्शन थर्ड भी बनेगा। करा यहाँ पर करा भय और चिंता का संचार ना हो जाए। तो भैया क्या आकलन होता है, उद्देश्य होता है बच्चों को डरवाना, चिंतित करना, कभी साथी नहीं बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फोर्थ भी गलत है। तो पहला तीसरा किसमें है? तो पहला तीसरा ऑप्शन संख्या डी में है। तो ऑप्शन संख्या आपका डी इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 25 नंबर बेहतरीन प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों।
26 नंबर के लिए शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना या बाल केंद्रित पाठचर्या का अनुपालन करना और विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। साथ ही इसमें से क्या होगा 26 नंबर के लिए अगर हम चर्चा करें तो इसमें से क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। 26 नंबर की अगर हम चर्चा करें साथी तो आपका क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। दोस्तों यहां पर देखेंगे कि वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित, जो बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेज है उसको संबोधित करने के लिए एक विद्यार्थी किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन। तो दोस्तों एक समान स्तर का कैसे कर सकता है सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों जब वैयक्तिक भिन्नता आप जानते हैं क्लास 1 के लिए अलग, क्लास 2 के लिए अलग, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीका होगा ना साथी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तरीका तो नहीं हो सकता, एक समान तरीका गलत होगा। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना एकदम सही साथी। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कहीं ना कहीं व्यक्तिक भिन्नता का अगर सहयोग करना है तो कहीं ना कहीं बच्चे में जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो अपने बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बालक को केंद्र में रखा जाता है और बच्चा जैसा चाहता है उसी हिसाब से पढ़ाने की बात की जाती है और शिक्षार्थी को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। तो कहीं ना कहीं जो सीखने की अगर चर्चा करें दोस्तों, अनेक अवसर उपलब्ध करवाना है बच्चे में, अलग अलग क्या आपको जैसा जैसा बच्चा चाहता रहे उसी प्रकार से हम प्रोवाइड करता चलेंगे और आपका बी ऑप्शन बनेगा। शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। दोस्तों कभी नहीं व्यक्ति भिन्नता समाप्त हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्ति भिन्नता क्यों है, क्योंकि ईश्वर ने के द्वारा प्रदत्त है, ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों के द्वारा है। तो व्यक्ति भिन्नता कभी समाप्त नहीं हो सकता है दोस्त। आपका सी ऑप्शन गलत है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना तो कभी नहीं दोस्तों। आज अगर धीमी गति से सीख रहा तभी बच्चे को हम समावेशी विद्यालय में ही रखेंगे, किसी विशेष विद्यालय में नहीं भेजेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति भिन्नता के मतलब यह नहीं है कि हम किसी विशेष विद्यालय में, व्यक्ति भिन्नता को हमें सम्मान करना है और बच्चे को उस हिसाब से पढ़ाते चलना है। 26 नंबर का आपका बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चर्चा करें 27 नंबर के लिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या फिर दोस्त शिक्षार्थियों के प्रति विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बताने के लिए कारक के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दोस्तों आपका यहाँ पर भारतीय समाज के बहुभाषिक विशेषताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं साथ ही इसमें से आपको एक शब्द क्या करना है, एक फिल करना है। अच्छा फिल कौन सा होगा देखते हैं। कह रहा है साथी इसमें से फिल कौन सा शब्द किया जाएगा, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। कौन सा साथी इसमें से फिल होगा अगर हम चर्चा कर ले साथी। कह रहा कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में ऐसा होगा दोस्तों, बहुभाषिक की विशेषता होगी। शिक्षक की योग्यता से क्या लेना देना यहाँ पर गलत होगा साथी। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन का एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, तो जटिल अनुभव को बनाने के कारक के रूप में कभी नहीं साथी। यहाँ पर बनेगा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की बाधा के रूप में, तो बाधा के रूप में अपना या मामला बिगड़ेगा। बाधा के रूप में साथी, ये बाधा के रूप में आपका क्या होगा, या चीजें गलत हो जाए। बाधा के रूप में देखिए शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में साथी अगर बात करें तो क्यों बाधा के रूप में देखेंगे। यहाँ पर देखिए बाधा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को क्या बहुभाषिक की विशेषता होती है, क्या हम बाधा के रूप में देखते हैं दोस्तों। अब जानते हैं बहुभाषक होना क्या है, एक संसाधन के रूप में देखते हैं। किस संसाधन के रूप में देखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं साथी आपका या तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाधा के रूप में कभी नहीं। विद्यालय जीवन की समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में देखते हैं। कहीं ना विद्यालय जीवन को समृद्ध, विद्यालय जीवन के समृद्ध, कहीं ना विद्यालय जो जीवन है उसको अच्छा बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए एक संसाधन के रूप में हम बहुभाषी को देखा जाता है। इसका मतलब कहने 27 का आपका डी ऑप्शन इसमें से राइट होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है दोस्त, इस प्रकार के पेडागोजिकल क्वेश्चन पढ़ के जाना आपको। 28 नंबर वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब कह रहा है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। सिर्फ क्या दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है सिर्फ शारीरिक भिन्नता होना, कभी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। कह रहा कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते।
तो एकदम सही बात है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर व्यक्ति भिन्नता कहाँ हो पाएगा। आपका बी ऑप्शन इसमें से बनेगा, सी में करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 28 का बी ऑप्शन। ध्यानपूर्वक दोस्त देखेंगे, सिर्फ व्यक्ति भिन्नता का मतलब यह नहीं होता है बच्चा सिर्फ आपके फिजिकल जो चेंजेस डिफरेंसेस हो, कि आपके जो आपके शारीरिक भिन्नता हो उसकी बात नहीं की जाती है सिर्फ, उसमें बच्चा ध्यान देंगे शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें संवेगात्मक में अंतर हो सकता है। तो कोई भी ऐसा एक कारण हो सकता है जो व्यक्ति भिन्नता उत्पन्न कर सकता है। तो 28 का बी ऑप्शन साथी बनेगा। अब हम बात करें 29 नंबर की, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों, बालों का रंग में विविधता एवं विचलन को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या भावनात्मक अंतर कहते हैं, या भौतिक अंतर कहते हैं, या मानसिक अंतर कहते हैं? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जब बच्चे में लंबाई में, हाइट में, बच्चे के वेट में, बच्चे की त्वचा का रंग, जो उसके स्किन का कलर है उसमें, पैर हो गए, उसकी आंखों में, ये सभी क्या बोले जाते हैं? बच्चे में जो भौतिक अंतर बोले जाते हैं, बच्चे के फिजिकल डिफरेंस बोले जाते हैं। और दोस्त आपका यह होगा व्यक्ति भिन्नता के बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आज का लास्ट प्रश्न साथी देखने का प्रयास कीजिएगा, क्या इसमें से राइट ऑप्शन? व्यक्ति में वे भिन्नता जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों और बालों का रंग और पैर आदि जैसे दूसरे से अलग होते हैं, क्या वह भावनात्मक भेद कहलाता है, या शारीरिक भेद कहलाता है, मानसिक भेद कहलाता है? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अब जानते हैं, मैंने आपको बताया त्वचा का रंग, कद, वजन, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? शारीरिक भेद के अंतर्गत आएंगे, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल जो है डिफरेंसेस के अंतर्गत आपका हो जाएगा। तो साथ ही आपका सीधा सा 30 नंबर के लिए जो बी ऑप्शन होगा दोस्त। इस प्रकार के दोस्त आप सभी के सामने या 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपको समझ में आया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के बिहार के यस टेट में पूछे जाने वाले हैं। बिहार का यस टेट का पेपर आपको जब पता है साथी मार्च के मंथ में होगा, और सुपर टेट एक साथ बोले या फिर आप कह सकते हैं शिक्षक भर्ती का जो पेपर होगा वह अगस्त मंथ में होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको पहले मार्च का मंथ वाला जो पेपर है आपका उसको पास करना होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट को। इसके बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे मार्च जो आपका अगस्त के पेपर में, अगस्त के मंथ में होगा। इस प्रकार से तब जाके आपको सिलेक्शन की प्राप्ति होगी दोस्त। तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है दोस्त। आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, सीखना है। अगली क्लास में दोस्त मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी दोस्त प्रयास करेंगे कमेंट करने का, कैसा लगा सेशन जरूर बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू।